वेलकम टू लर्निंग सोशियोलॉजी। मेरा नाम शुभम कुशवाहा है। आज का हमारा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर्स कार्ल मार्क्स। आइए देखते हैं कि इनसे प्रीवियस ईयर में या कितने ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राइट, तो एक एनालिसिस देखते हैं कि कार्ल मार्क्स से प्रीवियस ईयर में यानी 2019 के बाद से कितना ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो 2019 में 3 क्वेश्चन, 2019 में आप देखेंगे तो 3 क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं। और उसके बाद आप देखिए 3 क्वेश्चन, फिर आगे देखिए 2019 में 3 क्वेश्चन, फिर 20 में 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 22 मर्ज साइकिल में 3 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन। ठीक है, राइट, आप देख रहे हैं। और उसके बाद 4 और 2 क्वेश्चन। तो अगर मैं इन सब को जोड़ूं तो 5 साल में हमारे पास टोटल कार्ल मार्क्स से क्वेश्चन आ रहे हैं 22 क्वेश्चन। 22 क्वेश्चन यानी 5 साल में टोटल 44 नंबर के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। तो कार्ल मार्क्स की कितनी इंपॉर्टेंस है ये आप इस एनालिसिस से देख ही सकते हैं। यानी कार्ल मार्क्स एक ऐसे थिंकर हैं या हमारे में एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आप छोड़ नहीं सकते हैं। और छोड़ इसलिए भी नहीं सकते हैं क्योंकि जो हमारी सोसाइटी से रिलेटेड इतने ज़्यादा इन्होंने अच्छी अच्छी थ्योरीज दी हैं जो कि आप आज के समय में भी उसको आप देख सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि आपने आसपास कितना प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, या हम कहते हैं कि अरे जो भी पैसा है, जो संसाधन है, सब अमीरों का है, गरीबों का तो कुछ है ही नहीं। राइट, तो ऐसे जब आप एग्जाम्पल सुनते हैं तो ये सारे एग्जाम्पल्स कहाँ से आ रहे हैं? कार्ल मार्क्स की थ्योरी से ही आपको देखने को मिल रहे हैं। यानी कार्ल मार्क्स ने ही बताया कि कैसे जो संसाधनों पे अधिकार है वो पूंजीपतियों का अधिकार है। पूंजीपतियों ने ही सारे संसाधनों पे अपने अधिकार जमा के रखे हैं। राइट, तो कार्ल मार्क्स ने जो पहले थ्योरी दी वो आज भी हमें देखने को मिलते हैं। या ये भी कह सकते हैं कि कार्ल मार्क्स जो थे वो संघर्षवादी विचारक थे। संघर्षवादी से मतलब मेरा ये है कि जो कहते हैं कि समाज में या सोसाइटी में कुछ अच्छा है ही नहीं। राइट, हर चीज़ में क्या है, कमियां हैं कुछ। कार्ल मार्क्स ने हर चीज़ में एक कमी निकालने की कोशिश की समाज में, समाज के प्रणालियों में, कि सबके पास संसाधन नहीं है ना, कोई बहुत ज़्यादा शोषित हो रहा है, लोग उसका एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। तो जो अच्छी चीज़ें थी या कुछ जो मान सकते हैं कि कुछ ठीक चीज़ें थी, उनमें भी कार्ल मार्क्स क्या थे, उन्होंने अपने विचारधारा के प्रति उन्होंने उसमें कमियां निकालने की कोशिश की। और कार्ल मार्क्स एक संघर्षवादी विचारक के रूप में उभर के सामने आए उस समय में जब यूरोपीय क्रांति चल रही थी, औद्योगिकी क्रांति चल रही थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा था। राइट, लोग पैसे के पीछे, कैपिटलिज्म के पीछे बहुत ज़्यादा भाग रहे थे। कैपिटलिज्म तो बहुत चरम सीमा पे में था कार्ल मार्क्स के टाइम पे। ठीक है, आगे देखते हैं कि इस टॉपिक में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। कार्ल मार्क्स के कुछ हम देखेंगे कि उनकी बैकग्राउंड लाइफ क्या था, यानी उनके समय में कैसे उनका क्या जीवन काल था। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि उनकी जो इम्पोर्टेंट थ्योरी या उनके जो बुक्स इम्पोर्टेंट थे वो कैसे, वो क्या थे। कई बार पेपर में पूछा जाता है कि उस क्रोनोलॉजिकली उनको ऑर्डर में अरेंज कीजिए कार्ल मार्क्स के, या कुछ थिंकर्स उनके बाद के दे दिए जाएंगे तो उन थिंकर्स को अरेंज करना पड़ता है। राइट, तो कार्ल मार्क्स की क्रोनोलॉजिकली और बुक्स पता होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद इनका जो कॉन्सेप्ट था डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, इसको भी हम देखेंगे इसी वीडियो में। उसके बाद मोड ऑफ प्रोडक्शन यानी उत्पादन की प्रणाली क्या है, इसी वीडियो में हम देखेंगे कि कार्ल मार्क्स ने समाज कैसे परिवर्तित होता है या उसके पीछे क्या फैक्टर लगते हैं, ये भी हम इसी में देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि क्लास स्ट्रगल यानी वर्ग संघर्ष क्या है। और एट द एंड हम इसी वीडियो में रिवीजन भी करेंगे किसके माध्यम से, PYQs के माध्यम से। राइट, PYQs लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप PYQs नहीं देखेंगे तो आप ये नहीं समझ पाएंगे कि सेम वर्ड को दूसरी लैंग्वेज में कैसे पूछ लिया जाता है, या सेम थ्योरी को आपने सपोज पढ़ा कुछ चीज़ें अपनी लैंग्वेज में, बट एग्जाम में दूसरे लैंग्वेज से पूछ लिया तो हमें लगेगा अरे ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। इसीलिए PYQs करना बहुत ज़रूरी है। और मेरे पढ़ाने का तरीका यही है कि मैं तुरंत ही आपको PYQs के माध्यम से आपका रिवीजन करा दूंगा उसी वीडियोज़ में। राइट, आगे चलते हैं, इनके कुछ बैकग्राउंड लाइफ देखते हैं। कार्ल मार्क्स लॉ से बहुत प्रभावित थे, उनको कानून पढ़ना बहुत ज़रूरी मतलब समझते थे। हिस्ट्री पढ़ना उनको बहुत इंपॉर्टेंट था। और ये फिलॉसफी की तरफ तो इनका रुझान बहुत आगे चला जाता है। जब ये अपने मित्र फ्रेडरिक एंजल से मिलते हैं, हम इसी वीडियो में फ्रेडरिक एंजल को भी देखेंगे। क्योंकि अगर कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल को आप अलग करेंगे, या कुछ लोग फ्रेडरिक एंगल्स भी बोलते हैं, तो जब आप उनको अलग कर देंगे तो आप उनकी थ्योरी को समझ नहीं पाएंगे। फ्रेडरिक एंजल ऐसा कह सकते हैं कि कार्ल मार्क्स को जो किसी ने प्लेटफॉर्म दिया,
या उनको एक ऐसा साधन दिया कि आप अपनी विचारों को रखिए, वो थे फ्रेडरिक एंजल। फ्रेडरिक एंजल उनके मित्र थे जिन्होंने उनकी सारी थ्योरीज को पब्लिश कराई, उनके सारे एक्सपेंस थे वो देखते थे। फ्रेडरिक एंजल थोड़ा सा मतलब कह सकते हैं कि अच्छे घर से आते थे, थोड़ा सा रईस टाइप थे। उन्होंने अपनी पूरी लाइब्रेरी कार्ल मार्क्स को दे दी। कार्ल मार्क्स पूरा दिन वहीं पड़े रहते थे, अपना घर परिवार छोड़ दिए थे। हालांकि ऐसा कहते हैं कि कार्ल मार्क्स की जो बेटी थी उनके हार्ट में छेद था, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई, और उसके बाद उनकी बीवी की भी मृत्यु हो जाती है। और इस कारण से कार्ल मार्क्स पूरा सब समाज वमाज छोड़ के लाइब्रेरी में रहने लगते हैं, और वहीं इतनी सारी उन्होंने भारी भरकम थ्योरीज दे दी जो कि आज हम पढ़ रहे हैं, राइट। तो इन्होंने फिलॉसफी की स्टडी की, लॉ की स्टडी की, और हिस्ट्री की स्टडी की, ठीक है। इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ जेना से अपनी पीएचडी भी प्राप्त की, इन्होंने पीएचडी डॉक्टरेट की। इनकी जो डॉक्टरल थीसिस थी वो डिफरेंस बिटवीन डेमोक्रेटियन और यूरोपियन फिलॉसफी ऑफ नेचर था। कार्ल मार्क्स का कहना था कि जो समाज के संसाधन हैं, यानी आप अगर इंडिया में देखें, अगर हम थोड़ा सा इंडिया में समझें, तो उनके हिसाब से ये था कि यहाँ के जो संसाधन हैं उनमें हर व्यक्ति का हक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी सिर्फ पूंजीपति का हक ही हो यहाँ पे सारे संसाधनों में, राइट। जैसे आज हम न्यूज़ में देखते हैं कि किसी बिजनेसमैन ने 1 रुपए के भाव में इतनी बड़ी ज़मीन खरीद ली। आई होप नाम तो आप लोग सब जानते हैं। तो 1 रुपए के भाव में पूरी इतना बड़ा लैंड खरीद लिया, और वहाँ पे इतने बड़े बड़े अपने थर्मल प्लांट्स या एयरपोर्ट्स बना लेते हैं, राइट। तो ऐसी ही चीज़ें उन्होंने कार्ल मार्क्स ने बोला कि पूंजीपतियों का ही सारे संसाधनों में क्या हो जाता है, हक हो जाता है। बट जो लोकतंत्र होता है, डेमोक्रेसी होती है, उसमें सारे लोगों का हक होना चाहिए, जो उस योग्यता के आधार पर, ठीक है। यानी जो आपकी योग्यता है उसी के आधार पे आपको संसाधन रखने का हक है कि आप कितने योग्य हैं, उसके हिसाब से आपको हक मिलेगा, ना कि आपके पास कितना पैसा है उसके अकॉर्डिंग देखने को मिलेगा, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा जा चुका है कि इनकी डॉक्टरल थीसिस का क्या नाम था, ठीक है। तो ये इनके याद रखना है कि डिफरेंस बिटवीन डेमोक्रेटियन एंड यूरोपियन फिलॉसफी ऑफ नेचर, राइट। आगे चलते हैं। कार्ल मार्क्स की कुछ इंपॉर्टेंट बुक देखिए आप, एकदम सीक्वेंस वाइज लिखी हुई है, और आपको एकदम सीक्वेंस वाइज ही याद रखना है, ईयर वाइज। इनकी पहली बुक द जर्मन आइडियोलॉजी 1932 में आई, ठीक है। इनकी दूसरी बुक आती है इकोनॉमिक्स एंड फिलोसॉफिकल मैन्युस्क्रिप्ट। ये वाली जो बुक देखेंगे ये भी आपको फ्रेडरिक एंजल्स के साथ ही देखने को मिलेगी। फ्रेडरिक एंजल्स की बुक भी हम आगे देखेंगे। उसके बाद वेज लेबर एंड कैपिटल 1947 में आई, ठीक है। उसके बाद द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ये भी आप फ्रेडरिक एंजल के साथ इन्होंने लिखा। द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो बहुत रिपीटेड बुक है, मतलब आप देखेंगे कि कितने बार जब आप पीवाईक्यूज देखेंगे कितने बार इस बुक को पूछा गया है, ठीक है, और वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद द क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस, ये भी पूछा जा चुका है कई बार, जिनमें स्टार लगाते हैं उन बुक्स को तो आपको भूलना ही नहीं है। द क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस 1950, द दास कैपिटल 1850 और 1867, द दास कैपिटल में ही इन्होंने कमोडिटी का भी कॉन्सेप्ट दिया कि कमोडिटी क्या है, राइट। उसके बाद द सिविल वॉर इन फ्रांस 1871, एंड एट द एंड ये आफ्टर डेथ ये वाली पब्लिश हुई, द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी, राइट, ये आफ्टर डेथ, राइट। ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है कि आफ्टर डेथ कौन सी बुक उनकी पब्लिश कराई गई, तो पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी, ठीक है। ये कुछ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बुक्स लिखी हुई थी जो कि इंपॉर्टेंट है, एकदम क्रोनोलॉजिकल में ही याद करना। जब हम पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि कैसे एकदम क्रोनोलॉजी में ही इनकी बुक्स पूछी जाती हैं, राइट। तो आगे देखते हैं। इनकी फ्रेडरिक एंजल्स इनके जो मित्र हुए जिन्होंने कार्ल मार्क्स को बनाया, यानी कार्ल मार्क्स को बनाया तो नहीं कह सकते, मतलब कार्ल मार्क्स के विचारधारा को बहुत पब्लिश कराया, कार्ल मार्क्स की विचारधारा को समाज में जो सामने लाने का काम किया वो क्या थे, उनके मित्र फ्रेडरिक एंजल्स थे, राइट। तो इनकी बुक आती है द कंडीशन ऑफ वर्किंग क्लास, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंडीशन ऑफ वर्किंग क्लास की किसकी बुक थी, फ्रेडरिक एंजल्स की। कई बार आपको मैच द कॉलम में ये बुक देखने को मिलेगी ही मिलेगी, राइट। उसके बाद इनकी बुक द ओरिजिन ऑफ फैमिली
प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट। इसी बुक में जब हमने मैरिज वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था, इसी बुक में उन्होंने बोला था कि जो मोनोगमस मैरिज होती हैं, एकल विवाह होते हैं, वो इसलिए किए जाते हैं कि हमारी जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसका ट्रांसफर ना हो जाए किसी और के पास, है ना, कि आपने अगर विवाह नहीं किया तो आपकी जितनी भी संपत्ति है वो किसी और को दे दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद द पीजेंट वॉर इन जर्मनी, राइट। तो पीजेंट वॉर जर्मनी में उस टाइम किसानों ने विद्रोह कर दिया था, क्यों? क्योंकि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया तो लोगों को जो ट्रेडिशनल खेती थी वो सब छोड़ के एक उसको कह सकते हैं कि मतलब एक फोर्स फार्मिंग कराया गया कि नहीं आप इस चीज़ की ही खेती की, मक्का की बहुत ज़्यादा खेती कराया जाने लगा, राइट। तो ये सारी चीज़ें, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक, सोशलिज्म यूटोपियन एंड साइंटिफिक। कई बार सिर्फ इतना पूछा जाता है कि सोशलिज्म यूटोपियन किसकी बुक थी, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये बुक फ्रेडरिक एंजल्स की थी, यूटोपियन, राइट। उसके बाद द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिज्म, साम्यवाद के क्या सिद्धांत थे, ये भी फ्रेडरिक एंजल्स की बुक थी। कार्ल मार्क्स के साथ साथ आपको फ्रेडरिक एंजल्स को भी तुरंत ही उनकी बुक्स को देखना है। फ्रेडरिक एंजल्स की थ्योरी तो नहीं पूछी जाती है, बट बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे कि मैंने ये बताया, जब आप इस पीवाईक्यूज को देखेंगे तो ये बुक आपको जरूर देखने को मिलेगी कि सोशलिज्म यूटोपियन किसकी बुक थी, राइट। उसके बाद ये वर्किंग क्लास, इतना ना पूछ के तक इतना पूछ लेता कि वर्किंग क्लास किसकी बुक थी। तो इंपॉर्टेंट है कि कार्ल मार्क्स के जीवन के, कार्ल मार्क्स को पढ़ने के साथ उनके जीवन में किनका प्रभाव था वो भी जानना बहुत जरूरी है, राइट। आगे चलते हैं। आइए, हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म या डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म। इस बोर्ड को थोड़ा सा हम आधा बांट देते हैं। कार्ल मार्क्स अपने जीवन में हीगल से बहुत प्रभावित थे। कार्ल मार्क्स अपने जीवन में हीगल से बहुत प्रभावित थे। इधर हीगल लिखते हैं और इधर मार्क्स लिख देते हैं। समझते हैं कि द्वंद्ववाद यानी मटेरियलिज्म क्या है और डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म क्या है। हीगल जो थे, एक पहले थोड़ा सा एक चित्र बनाते हैं। इसमें देखिए कि एक आदमी जो है वो सर के बल खड़ा है। थोड़ा सा चित्र जो है उसको इग्नोर करना है। बट कार्ल मार्क्स कहते हैं कि नहीं भाई, सर तो ऊपर होता है। अब ये कैसे, इसको हम समझेंगे। हीगल कहते हैं कि समाज में कोई भी चीज पहले नहीं आई, यानी कोई मटेरियल पहले नहीं आया। मतलब आप इमेजिन कीजिए कि क्या आपको एक पेन चाहिए, कुछ लिखना था, तो आपने पहले सोचा होगा ना कि मुझे लिखने के लिए कुछ चाहिए। यानी आपके दिमाग में पहले क्या आया, एक विचार आया। यानी आपके दिमाग में पहले क्या आता है, आइडिया, राइट। आपके दिमाग में क्या आया, एक विचार आया। जब आपका एक विचार आया कि मुझे चाहिए क्या, और एक विचार के बाद वो आपके विचार में एक विरोधाभास आता है कि यार मुझे कुछ चाहिए तो, लेकिन क्या चाहिए, है ना, कि मुझे लकड़ी के पेन बनाना है कि एक प्लास्टिक के पेन बनाना है। मतलब आपके ही विचार में क्या आता है, कॉन्ट्रडिक्शन आता है। आपके ही विचार में एक विरोधाभास आता है। इसी विरोधाभास को इन्होंने बोला कि आइडिया के बाद एक एंटी आइडिया आता है, राइट। क्या आएगा, एक एंटी आइडिया। एंटी आइडिया आएगा यानी आपके ही विचार में जब विरोधाभास आएगा तो उसके बाद ही जब आप उन विचारों को समूह के रूप में बनाएंगे तो एक नया थ्योरी या एक नया सिद्धांत जन्म लेता है। यानी उसी विचार के माध्यम से समाज में क्या होगा, परिवर्तन आएगा। यानी हीगल कहते हैं कि विचारों में जो परिवर्तन होता है, यानी आइडिया में जो परिवर्तन होगा, उसी के कारण समाज में क्या आता है, परिवर्तन आता है। परिवर्तन को ना बोलकर हम इसको बोल सकते हैं कि विकास, यानी डेवलपमेंट आता है, राइट। तो हीगल बोलते हैं कि सबसे पहले क्या आया, विचार आया, उसके बाद उन्हीं विचारों में अंतर विरोध है, द्वंद्व उत्पन्न हुआ, यानी कुछ डायलेक्टिकल उत्पन्न हुआ। उसके बाद जब आप एंटी आइडिया बनेगा, उसी विचार को आप और उसका विरोध होगा तो आगे आएगा विचार, और उसी के बाद क्या होगा, परिवर्तन होगा, राइट। बट कार्ल मार्क्स कहते हैं कि हीगल जो है, हीगल सर के बल खड़े हैं, यानी पहले उसका दिमाग क्या है, नीचे की तरफ है। तो कार्ल मार्क्स कहते हैं कि कार्ल मार्क्स को पैरों के बल खड़े होना जरूरी है। यानी मेरे पास अगर फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, तो अगर हम किसी एक पहाड़ को देखते हैं, क्या ये पहाड़ आपके विचार से पहले नहीं था?
यानी समाज में, सोसाइटी में मैटर क्या थी, पहले से ही था। अब इसी में किसी ने देखा कि भाई एक गुफा बनी हुई है, तो लोगों के मन में आया कि यार गुफा यानी कुछ ऐसा एक घर टाइप बनाया जा सकता है जहां लोग रह सकते हैं, है ना। लेकिन ये कब आया, जब आपने इसको देखा, यानी आपने मैटर को देखा, आपने भौतिक चीजों को देखा। तो सेम चीज कार्ल मार्क्स कहते हैं कि समाज में पहले क्या आता है, मैटर आता है, राइट। जब तक मैटर नहीं होगा आपके विचारों का जन्म नहीं हो सकता है। तो कार्ल मार्क्स का कहना यही था कि भौतिक चीजें जो होती हैं वही समाज में परिवर्तन या विकास लाती हैं, राइट। जब ये भौतिक परिवर्तन इनका जब आगे बढ़ेगा तो यही समाज में क्या लाएंगी, परिवर्तन लाएंगी। यहाँ पे समाज, यहाँ पे भौतिक परिवर्तन से मतलब है कि अर्थव्यवस्था के साधन। यहाँ पे ये मतलब नहीं कि मैं भौतिक का मतलब कुछ पहाड़ पेन पेंसिल बोल रहा, नहीं। भौतिक अर्थव्यवस्था यानी मटेरियलिज्म का मतलब होता है अर्थव्यवस्था। यहाँ पे कार्ल मार्क्स को जब भी हम पढ़ें तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि कार्ल मार्क्स हमेशा अर्थव्यवस्था का ही प्रेफरेंस लेते हैं या रेफरेंस लेते हैं, राइट। तो कार्ल मार्क्स कहते हैं कि समाज में पहले क्या है, मैटर आता है, मैटर के बाद ही कोई उसमें विकास होगा। इसी का कॉन्सेप्ट इन्होंने जोड़ दिया हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, राइट। तो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म क्या कहता है कि अगर मैं ह्यूमन के यानी मानव के इतिहास के विकास को देखूं, ठीक है, यानी मानव इतिहास विकास को अगर मैं देखूं, अगर मैं विकास को देखता हूं, तो मैं अगर एक ऐसी पहले वाली ट्राइबल सोसाइटी या एंशियंट सोसाइटी देखूं तो उसमें क्या हुआ, परिवर्तन आया कि पहले एक औजार था, पत्थर से मारते थे, लेकिन जो शिकार क्या होता था, मरता नहीं था। तो फिर लोगों ने लोहा से मारना शुरू किया, लेकिन उसको हाथ से फेंकना पड़ता था, हाथ से चलाना पड़ता था, तो कठिन होता था। अब उसी मैटर में आगे उन्होंने परिवर्तन क्या किया, लकड़ी लगा दिया, एक लंबा डंडा लगा दिया, उससे कुदाली चलाने लगे। तो ऐसे ही जब मैटर में परिवर्तन आता है, मैटर यानी भौतिक अवस्थाओं में जब परिवर्तन आता है तो समाज का विकास होता है, समाज का यानी मानव का विकास होता है। और इसी मानव विकास को यानी जो कि मैटर में परिवर्तन आया, यानी जो भौतिक परिवर्तन आया, ठीक है। हम सब ने इतिहास में पढ़ा कि पहले पाषाण काल में लोग शार्प ऑब्जेक्ट बना के शिकार करते थे, ठीक है। तो उसी का रेफरेंस से इन्होंने समझाया कि उसी के कारण जब मैटर में परिवर्तन होता है तो ही मानव समाज का विकास होता है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि हीगल जो है वो विचार को प्राथमिक रखते हैं, वहीं जो कार्ल मार्क्स है वो मैटर को प्राथमिक रखते हैं, राइट। आगे देखते हैं, ठीक है। फॉर हीगल चेंज इन आइडिया, मतलब कि आइडिया में, विचारों में परिवर्तन होगा तभी क्या होगा, डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी होगा। ही सेड द कॉन्ट्राडिक्शन इन बिटवीन आइडिया थीसिस, कॉन्ट्राडिक्शन मतलब जैसे मैंने विचार के बाद एक विरोधाभास विचार पर परिवर्तन होगा और उसी से जनरेट एक आइडिया, यानी उसी विचार से एक एंटी आइडिया भी जनरेट होता है, राइट। आगे देखते हैं, मार्क्स ने उनके जो आइडियलिज्म, मटेरियलिज्म आइडियलिज्म जो था, डायलेक्टिकल आइडियलिज्म जो था, उसको उन्होंने लिया, उसके मेथड को उन्होंने बोरो किया। और वो कहते हैं कि जो कि हीगल ने बताया कि आइडिया ही सब कुछ है, बट नहीं, कार्ल मार्क्स कहते हैं कि मटेरियल कंडीशन ऑफ लाइफ, ठीक है, मतलब कि भौतिक अवस्था जो होती है, भौतिक परिवर्तन स्थितियां जो होती हैं वही समाज के में विकास करती हैं, वही समाज के डेवलपमेंट के लिए जरूरी होती हैं, राइट। ठीक है, मार्क्स होल्ड द मटेरियल एंड द आइडिया अपोजिट है दोनों, बट मार्क्स के, हीगल के लिए क्या हुआ, आइडिया प्राइमरी था, ठीक है, बट क्या था मार्क्स के लिए मटेरियल प्राइमरी था और सेकेंडरी क्या हो गया उनके लिए, आइडिया, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि कार्ल मार्क्स ने बोला कि समाज के विकास के लिए, सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए मटेरियल यानी भौतिक चीजें जो हैं वही प्राथमिक है। भौतिक चीजों से मतलब कि उत्पादन के संसाधन यानी अर्थव्यवस्था के जो संसाधन है वो चीज क्या है, वो प्राथमिक है, और जो आइडिया है वो क्या है, वो सेकेंडरी हो जाता है, राइट। सो दिस इज बिकॉज मैटर कैन एग्जिस्ट विदाउट माइंड। जो भौतिक अवस्था है, यानी जैसे मैंने पहाड़ का एग्जांपल दिया था, वो आपके विचार से पहले ही एग्जिस्ट करता था, राइट। उसके बाद देखा उन्होंने कि यही क्या है, हिस्ट्री डेवलपमेंट के लिए जरूरी था। मैटर का जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ वो उन्होंने ऐतिहासिक भौतिकवाद बढ़ता गया।
ठीक है। इन सोशलिज्म यूटोपियन साइंटिफिक एंजल्स ने बताया, एंजल्स की बुक थी जैसे मैंने पढ़ा, सोशलिज्म यूटोपियन मैंने बताया आपको। हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म द थ्योरी होल्ड्स द अल्टीमेट डिटरमाइन, यानी जो कि मानव की जो हिस्ट्री थी, विकास की हिस्ट्री थी या विकास का जो इतिहास था मानव का, वो किसके माध्यम से पता चलता है कि मैटर का कैसे कैसे विकास हुआ, यानी अर्थव्यवस्था का कैसे कैसे विकास होता है, कैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी हुआ, यानी समाज की अर्थव्यवस्थाओं का कैसे विकास हुआ, राइट। आगे देखते हैं। अब मोड ऑफ प्रोडक्शन क्या, मोड ऑफ प्रोडक्शन यानी उत्पादन की प्रणाली, राइट। उत्पादन की प्रणाली, यहाँ पे बड़ी लिया आएगा, सॉरी। उत्पादन की प्रणाली को हम दो तरीके से समझ सकते हैं, दो तरीके से कैसे, एक जो है, एक होता है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन और एक होता है फोर्स ऑफ प्रोडक्शन, फोर्स ऑफ प्रोडक्शन, राइट। अब मीन्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है या फोर्स, पहले फोर्स ऑफ प्रोडक्शन को समझते हैं। फोर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब वो सारी चीजें जो कि उत्पादन में सहायक होती हैं, राइट, यानी वो सारी चीजें जो शक्तियां होती हैं जो उत्पादन की शक्ति, उत्पादन को बढ़ाती हैं, यानी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन या फोर्स ऑफ प्रोडक्शन। जैसे कि जो आपके यंत्र हो गए या जो आपके क्या हो गए, जो आपके कारखाना हो गए, जो आपकी टेक्नोलॉजी हो गई, वही क्या हुआ, फोर्स ऑफ प्रोडक्शन होता है। बट मीन्स ऑफ प्रोडक्शन यानी जो उत्पादन के संबंध होते हैं, उत्पादन के संबंध किससे होंगे, आपके श्रमिक से होंगे, ठीक है, आपके जो मालिक है उससे होगा। इन सारी चीजों से मीन्स ऑफ प्रोडक्शन बनता है, यानी उत्पादन का संबंध किससे होता है, जो आपने उत्पादित किया उससे वो किससे संबंधित है, उस कारखाने के मालिक से संबंधित है, वहां जो काम कर रहे हैं उन लोगों से संबंधित है, वहां जो श्रमिक है उनसे संबंधित है, राइट। तो मोड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है, उत्पादन के संबंध, यानी जो लोग हैं जो वहां काम कर रहे हैं, श्रमिक, इन ये सब क्या है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। फोर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है, यानी जो आपके इंडस्ट्री हो गए, आपके जो इक्विपमेंट्स हो गए, आपके जो टेक्नोलॉजी हो गई, वो फोर्स ऑफ प्रोडक्शन होता है। इन्हीं सबको आप मिलाएंगे तो क्या बनेगा, उत्पादन की प्रणाली। कार्ल मार्क्स ये कहते हैं कि समाज का जो आधार होता है, यानी जो सोसाइटी का आधार होता है, वो क्या होता है, मोड ऑफ प्रोडक्शन होता है। किसी भी समाज का आधार या किसी भी अर्थव्यवस्था का आधार क्या होगा, मोड ऑफ प्रोडक्शन। इसी से आगे की थ्योरी हम पढ़ेंगे। इतना याद रखना कि समाज का जो बेस होता है वो क्या होता है, मोड ऑफ प्रोडक्शन होता है, राइट। उसके बाद देखते हैं कि इन्होंने स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट बताया। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट मतलब कि मानव के इतिहास का विकास कैसे होता है। मैंने बताया कि जो अर्थव्यवस्था की प्रणाली थी या उत्पादन की जो प्रणाली थी, उसी के माध्यम से क्या आया, क्या बना, एक उत्पादन की प्रणाली से ही हम सोसाइटी के इतिहास को जान सकते हैं, राइट। तो पहले आया प्रिमिटिव कम्युनलिज्म, जहाँ पे लोग जो कि इक्विपमेंट्स जो कि पत्थर से बनाते थे या आयरन से बनाते थे, इन्होंने प्रिमिटिव कम्युनलिज्म दिया। उसके बाद एंशिएंट में आया। अब एंशिएंट में हमारी सोसाइटी कैसी थी, जहाँ पे मास्टर और स्लेव थे, यानी लोग यहाँ पे दास रखते थे अपने, राइट। यहाँ पे एक मालिक होता था और दूसरा उसका दास होता था। किसमें, एंशिएंट सोसाइटी में। फ्यूडल सोसाइटी में आया, जहाँ पे सर्फ और स्लेव्स आए, जहाँ की जो सर्फ्स होते थे, जिनके पास पैसा होता था, जो मालिक होता था, उनसे काम कराता था। और उसके बाद आती है कैपिटलिस्ट सोसाइटी या कैपिटल लेबर। यहाँ पे क्या होता था कि यहाँ पे जिसके पास जितना ज़्यादा पैसा है वही उस सोसाइटी का मालिक होता था, वही उत्पादन की शक्तियाँ रखता था, राइट। इसको और समझ सकते हैं आप। इन्होंने बताया कि जो समाज का डेवलपमेंट है, जो सोसाइटिकल डेवलपमेंट हुआ, वो कैसे हुआ। वो सबसे पहले आता है प्रिमिटिव कम्युनिज्म, यानी प्रिमिटिव कम्युनिज्म को आप बोल सकते हैं ट्राइबल सोसाइटी भी बोल सकते हैं, राइट। ट्राइबल सोसाइटी क्या थी, क्लासलेस सोसाइटी थी। यहाँ पे कोई क्लास नहीं होता था। विथ शेयर द रिसोर्सेज, यानी सबके पास रिसोर्स को यूज करने का था। जब आप देखेंगे ट्राइबल सोसाइटी, लोग जंगल में रहते थे, अब जिसको जो चाहिए था वो यूज करता था, वहाँ पे कोई क्लास नहीं बटा हुआ था। बट जैसे ही समाज आगे बढ़ता है और एंशिएंट सोसाइटी में आता है, तो एंशिएंट सोसाइटी में जो राजा होता था या जो सरदार होता था, उसी के पास सारे संसाधन यूज करने के थे और उसके कुछ दास होते थे, ठीक है। जो दास, जिन्होंने एक सोशल स्ट्रक्चर बनाए, मास्टर एंड स्लेव एक पहली सोशल स्ट्रक्चर हमारे सामने
आए। उसके बाद जो थी फ्यूडल सोसाइटी यानी सामंती समाज जो था, ये सामंत समाज था, वहाँ क्या आपको देखने को मिलेंगे सर्फ्स, लॉर्ड्स एंड सर्फ, यानी जो कि मालिक होते थे और उसी के कुछ दास होते थे, यानी लोग बाहर से खरीद के अपने नौकर को लेके आते थे और वहाँ अपने काम कराते थे। उसके बाद आपको देखा कैपिटलिस्ट सोसाइटी एट द एंड, कैपिटलिस्ट सोसाइटी के बाद उसमें देखा कि जो लेबर होते थे कैपिटलिस्ट होते थे, जो कि पूंजीपति होते, जिनके पास सबसे ज़्यादा पैसा होता था, और लेबर होते थे। और यहीं से क्लास डिवीज़न सबसे ज़्यादा किस में आपको देखने को मिलेगा, कैपिटलिस्ट सोसाइटी में। और क्लासलेस सोसाइटी कहाँ मिलेगी आपको, प्रिमिटिव कम्युनिज्म यानी ट्राइबल सोसाइटी में आपको क्लासलेस सोसाइटी देखने को मिलेगी। और सबसे ज़्यादा क्लास डिवीज़न या लेबर डिवीज़न आपको कहाँ देखने को मिलेगा, कैपिटलिस्ट सोसाइटी में देखने को मिलेगा, राइट। आई होप ये ऐसा स्ट्रक्चर आप बना लेंगे तो समझने में बहुत आसानी होगी आपको। ठीक है, आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द मास, कैपिटलिज्म के पास यानी कैपिटलिज्म जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वही उसके कैपिटलिज्म उसी पूंजीवाद के विनाश का कारण भी बनेगा। यानी एक टाइम ऐसा आएगा कि लोग थक जाएंगे इस पूंजीवाद से, है ना, कि यार सब कुछ जो है इन्हीं का है, हमारा कुछ नहीं है, है ना। तो लोग, कार्ल मार्क्स कहते हैं कि पूंजीवाद में ही उसके विनाश का कारण छुपा हुआ है। यानी पूंजीवाद जितना ज़्यादा बढ़ता जाएगा लोग उससे परेशान होते जाएंगे और एक दिन विद्रोह कर देंगे, एक क्रांति आ जाएगी, है ना। तो यही था कार्ल मार्क्स का मोड ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, आगे चलते हैं। क्लास स्ट्रगल क्या है, राइट। क्लास स्ट्रगल को थोड़ा सा समझते हैं। अब समाज में क्या होता है कि जैसे जैसे मोड ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा, मोड ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा, एक सेकंड, जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है वो बढ़ता जाएगा। अब इसमें क्या होगा कि कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि श्रमिक लोग होंगे, जो कि मजदूर आते हैं उनके फैक्ट्रियों में काम करते हैं। बट कुछ लोगों का ऐसा होगा जो कि जहां मालिक ही होते होंगे, मालिक होते हैं। तो मोड ऑफ प्रोडक्शन में, उत्पादन में दो तरीके के लोग सामने आए। एक लोग आए जो कि श्रमिक वर्ग था या लेबर वर्ग था, बट एक वही दूसरे लोग भी हमें देखने को मिले जिनके पास बहुत ज्यादा संपत्ति है, राइट। अब कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जिनके पास संपत्ति है, यानी जिनके पास संपत्ति है वो क्या है, वो हैव्स हैं, हैव्स। इसी को इन्होंने बोला कि हैव्स, जिनके पास संपत्तियों के अधिकार, बट जिनके पास संपत्ति के अधिकार नहीं है वो क्या है, हैव्स नॉट। ठीक है, ये क्या है, ये हैव्स नॉट। ठीक है, कार्ल मार्क्स कहते हैं कि समाज में दो तरीके के वर्ग उत्पन्न हुए। वर्ग से मतलब ये है कि जो एक ही तरीके के काम कर रहे हैं, एक ही तरीके के काम करने वाले लोग वर्ग में आ जाते हैं। जैसे कि श्रमिक वर्ग हो गया, श्रमिक जो सारे श्रमिक हैं वो अपने उनका ही क्लास हो गया। तो उनकी सोसाइटी में यानी कैपिटलिस्ट सोसाइटी में दो वर्ग हमारे सामने आए। एक हैव्स नॉट, जिनके पास वो लोग उत्पादन तो कर रहे हैं लेकिन उत्पादन में उनका अधिकार नहीं है। यानी मैं अगर मजदूर हूँ, मैं एक शर्ट बनाने वाली फैक्ट्री में काम कर रहा हूँ, तो मैं शर्ट बना तो रहा हूँ लेकिन मेरा उस शर्ट पे अधिकार नहीं है। ठीक है, बट वहीं मालिक जो कि उत्पादन नहीं कर रहा है लेकिन उस उत्पादन में अधिकार सिर्फ और सिर्फ किसका है, इस मालिक का, उस ऑनर का, यानी जिसकी फैक्ट्री है उसी का। तो कार्ल मार्क्स कहते हैं कि एक वर्ग ये आ गया और एक वर्ग ये आ गया। जब दोनों के बीच एक संघर्ष उत्पादन हो जाएगा, जब इस वाले वर्ग में यानी हैव्स वाले वर्ग में चेतना आएगी, यानी कॉन्शियसनेस जब डेवलप होगी कि नहीं भाई मेरा तो बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा है, मेरा तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, उसके बाद ये क्या कर देगा, इसका विद्रोह कर देगा, किसका, हैव्स वाले वर्ग का, मालिक वर्ग का। और इसी दोनों के बीच, जब इन दोनों के बीच एक संघर्ष उत्पादन होगा या एक कॉन्फ्लिक्ट आएगा, तो इसी को कार्ल मार्क्स कहते हैं क्लास स्ट्रगल। यानी एक वर्ग हैव्स और हैव्स नॉट वर्ग के बीच जब संघर्ष उत्पादन को लेकर यानी प्रोडक्शन को लेकर जब कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा, उसे ही बोलते हैं क्लास स्ट्रगल। एक व्यक्ति जो मालिक है उसका उत्पादन पे पूरा अधिकार है, बट एक व्यक्ति 8, 10 साल, 15 साल से फैक्ट्री में काम कर रहा है बट उसका कोई अधिकार उस उत्पादन में नहीं है। इसी को बोलते हैं कार्ल मार्क्स क्लास स्ट्रगल, राइट। आगे चलते हैं, क्या होता है क्लास स्ट्रगल। क्लास स्ट्रगल द बेसिस विच द क्लास पर्सन डिटरमाइन हिज और हिज ऑनरशिप
कंट्रोल ऑफ प्रोडक्शन या मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी उत्पादन के जो संबंध है, यानी लैंड, कैपिटल, मशीन, टेक्नोलॉजी, जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उसमें जो कि उसका जो ऑनरशिप है उसी के बेसिस पे क्लास डिसाइड होती है, राइट। ठीक है, आगे चलते हैं। हु वर द बुर्जवास, बुर्जवाइज के थे दे ओन द कंट्रोल एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, जो कि उत्पादन के संबंध में अपना कंट्रोल रखते थे, जो मालिक थे वही उसी को कार्ल मार्क्स ने क्या बोला, बुर्जवा बोला या बुर्जवाइज बोला, ठीक। अब हु वाज द प्लोरेटेरियन, प्लोरेटेरियन वो थे, वो वर्ग था यानी हैव्स नॉट वर्ग था, जिसके पास वो सिर्फ उनके पास क्या था, लेबर पावर था, या जिनका बार बार शोषण हो रहा था, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, वही क्या थे, प्लोरेटेरियन, राइट। आगे चलते हैं। मार्क्स ने एक स्ट्रक्चर दिया कि सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे बनता है। जैसे कि मैंने बताया था कि सोसाइटी का स्ट्रक्चर क्या होगा, स्ट्रक्चर बेस क्या होगा, इकोनॉमिक बेस यानी मोड ऑफ प्रोडक्शन होगा, राइट। उत्पादन की प्रणाली ही क्या होती है, किसी भी समाज की बेस होता है, किसी भी समाज का स्ट्रक्चर होता है। अब जब इस स्ट्रक्चर में परिवर्तन आएगा, ठीक है, जब यहाँ परिवर्तन आएगा तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी चेंज होगा। जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या है, जो हमारी मटेरियल इकोनॉमी, जो हमारी अर्थव्यवस्था में जब चेंज होगा तो उसी को बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। अब सुपर स्ट्रक्चर क्या है, सुपर स्ट्रक्चर क्या है, जैसे कि कार्ल मार्क्स ने मटेरियल डायलेक्टिलिज्म में बोला था कि जब भौतिक अवस्था में परिवर्तन आता है तो विचारों में परिवर्तन आता है, राइट। याद है कि कार्ल मार्क्स ने बोला था कि भौतिक चीजें या मटेरियल कंडीशन क्या है, वो प्राइमरी है और माइंड क्या है, सेकेंडरी है। तो वही बोलते हैं कि जब इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था में परिवर्तन आएगा तो उसके आइडियाज यानी उसके कल्चर में भी शिफ्ट आएगा, चेंज आएगा, और इसी विचारों के परिवर्तन को कार्ल मार्क्स ने क्या बोला है, सुपर स्ट्रक्चर यानी इंफ्रास्ट्रक्चर वो हुआ जो कि अर्थव्यवस्था में परिवर्तन आ रहा है। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर में परिवर्तन के कारण जब विचारों में परिवर्तन आ रहा है, एग्जाम्पल समझते हैं कि मैं पहले बहुत नॉर्मल रहता था, बट जैसे जैसे मेरे पास थोड़े दिन बाद पैसा आने लगा तो मैं बड़ी चीज़ें सोचने लगा। मेरे पास पैसा आया तो मैं नॉर्मल फुल छोड़कर किस में सोचने लगा, अपने आईफोन के बारे में सोचने लगा या कार के बारे में सोचने लगा, अच्छे ब्रांडेड कपड़े पहनने लगा, ठीक है। तो जब मेरी अर्थव्यवस्था में परिवर्तन आया तो मेरे सुपर स्ट्रक्चर मतलब मेरे आइडियाज़ में भी परिवर्तन आया। तो सेम उसी तरीके से जब सोसाइटी के इंफ्रास्ट्रक्चर में परिवर्तन आएगा, उसके अर्थव्यवस्था में परिवर्तन आएगा, तो सुपर स्ट्रक्चर में भी परिवर्तन आएगा। और जब इन सुपर स्ट्रक्चर में परिवर्तन आता है तो सोसाइटी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, समाज का परिवर्तन होता है, समाज परिवर्तित होता है। जैसे कि अभी हमने मानव इतिहास देखा था कि प्रिमिटिव से एंशियंट, एंशियंट से फ्यूडलिज्म, फ्यूडलिज्म से कैपिटलिज्म में कैसे उसने प्रवेश किया, उसके बाद हमने देखा। और इसी तरीके से समाज में परिवर्तन आता है धीरे धीरे, राइट, कि पहले मोड ऑफ प्रोडक्शन यानी उसके बेस में परिवर्तन होगा, उत्पादन की प्रणालियों में परिवर्तन होगा, फिर देखा जाएगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर में यानी उसके अर्थव्यवस्था में परिवर्तन हुआ, उसके बाद देखा सुपर स्ट्रक्चर यानी उसकी जो विचारों में परिवर्तन होगा, और विचार में जब परिवर्तन होगा तो फाइनली समाज में परिवर्तन आ जाएगा। यही थे कार्ल मार्क्स, राइट। आगे देखते हैं। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं, कार्ल मार्क्स बुर्जुआ कंसिडर्स द क्रिएटिंग मोर powerful means of production, but the relation of production is the appropriately both the relation of ownership and distribution income are not transferred to the same rate। यानी जो ऑनरशिप, जितना पैसा ऑनर कमा रहा था उतने ही आगे जाके वेजेस एंड लेबर, ये वेजेस जो होते थे, उनकी सैलरी जो होती थी वो ट्रांसफ़र नहीं की जाती थी, यानी सेम रेट नहीं थे, यानी जो कि लोग लगे हुए थे, श्रमिक जो लगे हुए थे, उनको उतना अधिकार नहीं था उत्पादन की शक्तियों में, ठीक है। आगे देखते हैं। This controlled contradiction according to the Marx eventually the produced the revolutionary crisis। अब revolutionary crisis कैसे आएगा, जो कि हमारा हैव्स वर्ग था और हैव्स नॉट वर्ग जो था, राइट, हैव्स नॉट जो वर्ग था, इन दोनों के बीच जब संघर्ष उत्पादन होगा तभी क्रांति आएगी, राइट।
जब दोनों के बीच संघर्ष बहुत ज़्यादा आ जाए कि यार अब मैं शोषण नहीं सह सकता हूँ, भाई मेरी चेतना अब जाग गई है, मेरे को कोई कब तक मारेगा, जब तक मैं सहता रहूँगा, लेकिन जिस दिन मुझे लगे कि नहीं भाई अब नहीं सहना, तो मैं उसका क्या कर दूंगा, विरोध कर दूंगा। और इसी विरोध से क्या होगा, एक क्रांति उत्पन्न होगी, एक रिवोल्यूशनरी क्रांति आएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। और इसी क्रांति से समाज में परिवर्तन भी आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट था क्लास का, मार्क्स का क्लास स्ट्रगल। आइए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। आई होप आपको सारे टॉपिक्स समझ आए होंगे। पहला टॉपिक क्या था हमारा कि कार्ल मार्क्स के हमने बुक्स एंड वर्क्स देखा। कार्ल मार्क्स के हमने देखा कि हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म क्या है, हीगल का मटेरियल आइडियलिज्म क्या था। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि मोड ऑफ प्रोडक्शन क्या है, हमने देखा कि हैव्स एंड हैव्स नॉट क्लास क्या है, हमने क्लास स्ट्रगल देखा, हमने ह्यूमन डेवलपमेंट देखा, यानी ह्यूमन हिस्टोरिकल डेवलपमेंट देखा कि ट्राइबल सोसाइटी से कैसे आगे आगे बढ़े। ठीक है, तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये कहता है कि अकॉर्डिंग टू द कार्ल मार्क्स, देखिए जून 2023 में पूछा हुआ सवाल है। अकॉर्डिंग टू द कार्ल मार्क्स द सीक्वेंस ऑफ प्रोग्रेशन ऑफ द सोसाइटी, यानी सोसाइटी का जो प्रोग्रेस था उसको सीक्वेंस में अरेंज कीजिए। तो पहले सबसे पहले क्या आया, सबसे पहले हमने देखा था कि एंशियंट सोसाइटी में क्या थे, मास्टर एंड स्लेव थे, राइट, याद है। तो पहले हमारे पास क्या आ जाएगा, डी। ठीक है, डी के बाद एंशियंट के बाद क्या आया था, फ्यूडल, सामंती व्यवस्था आया था। सामंती में लॉर्ड्स एंड सर्व्स थे, राइट, क्लास आपको याद आ रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, बी के बाद जैसे जैसे उस सामंती व्यवस्था में लोग और अमीर होते गए, गरीब और गरीब होता गया, तो हमारे सामने आया क्या, पूंजीवाद। क्या आया हमारे सामने, कैपिटलिज्म, राइट। देखिए इसी सीक्वेंस से आप अगर करना चाहेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। बट आगे देखते हैं। उसके बाद आया सोशलिज्म और उसके बाद आएगा कम्युनलिज्म, राइट। तो हमारा सही सीक्वेंस क्या होगा, डी बी ए। ठीक है, डी बी ए और सी और उसके बाद लास्ट में ई। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट। अगर इसी में मैं पूछूं क्लासलेस सोसाइटी कौन थी, तो एंशिएंट के पहले आई थी प्रिमिटिव सोसाइटी। कौन सी आई थी, प्रिमिटिव सोसाइटी। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स रोट अबाउट द कमोडिटी फॉर्म। मैंने बताया था कि कमोडिटी किस बुक्स में बताई गई थी, दास कैपिटल में। किसमें, दास कैपिटल में उन्होंने पूंजी के बारे में बताया, कमोडिटी फॉर्म के बारे में बताया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्ल मार्क्स आइडेंटिफाइड वेरियस फॉर्म्स ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर भी मैंने बताया था कि सबसे पहले क्या आई, सबसे पहले हमारे पास थी प्रिमिटिव सोसाइटी। ठीक है, प्रिमिटिव सोसाइटी से इसमें क्या था, कोई क्लास नहीं थी, यानी कोई डिवीजन ऑफ लेबर नहीं था। उसके बाद हमारे पास आया एंशिएंट सोसाइटी, इसमें हमने देखा था मास्टर एंड स्लेव, याद है। उसके बाद हमने देखा था फ्यूडल सोसाइटी में हमने देखा था क्या, लॉर्ड एंड सर्व्स। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था कैपिटलिस्ट सोसाइटी, इसमें हमने देखा था ऑनर एंड लेबर। यही था क्या, डिवीजन ऑफ लेबर। तो सबसे ज्यादा डिवीजन ऑफ लेबर किसमें था, कैपिटलिस्ट सोसाइटी में। तो उसी को अरेंज करना है कि यूरोप में जो हिस्टोरिकल चेंजेस हुए उसके बेसिस पे अगर हम देखें तो सबसे कम किसमें था, ट्राइबल सोसाइटी में। तो ए पहले आ जाएगा, उसके बाद एंशिएंट, उसके बाद सी आ जाएगा और उसके बाद डी। तो ए सी डी, देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन इज अ करेक्ट। बर्बरिज्म का मतलब होता है कि समाज में कोई सिविक मतलब कुछ भी रहने का तरीका नहीं था, यानी वो ट्राइबल से भी नीचे चले जाए। तो बर्बरिज्म हालांकि यूरोप में देखा नहीं गया, ये एक बेसिकली कॉन्सेप्ट था कि लोगों में सिविक सेंस नहीं थे। ठीक है, हु अमंग ऑफ द फॉलोइंग यूज द कंपैरेटिव एंड हिस्टोरिकल मेथड ऑफ रिसर्च। हिस्टोरिकल इतिहास को ध्यान में रख के किसने अपनी रिसर्च बताई, किसने बताया कि पहले प्रिमिटिव, एंशिएंट और ये सारी सोसाइटी में जब चेंज आया, तो अर्थव्यवस्था में जब परिवर्तन आया तो इन सारी सोसाइटी में क्या आया, परिवर्तन आया। किसने, कार्ल मार्क्स ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, हिस्टोरिकल एंड कंपैरेटिव मेथड किसने यूज की थी, कार्ल मार्क्स ने। अगस्त कॉम्टे का अगर आपने हमारा वीडियो देखा होगा तो कार्ल मार्क्स ने कौन से मेथड यूज की थी, पॉजिटिविज्म, राइट। ठीक है, आगे चलते हैं।
According to Karl Marx, the theory of historical materialism, which factor primarily determines the social and political and ideological structure of society. कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग प्राइमरी चीज़ें क्या थी जिसके कारण अर्थव्यवस्था में परिवर्तन आ रहा था, लोगों के विचारों में परिवर्तन आ रहा था? तो देखिए, धर्म तो था नहीं, पॉलिटिकल चीज़ें भी नहीं थी, सांस्कृतिक मान्यताएं भी नहीं थी, क्या थी? मटेरियल कंडीशन वाज द प्राइमरी, डायरेक्ट स्टेटमेंट लिखा हुआ था मेरे नोट्स में। एंड मोड ऑफ प्रोडक्शन, जब मटेरियल में परिवर्तन आता है तो मोड ऑफ प्रोडक्शन में भी परिवर्तन आता है। जब मोड ऑफ प्रोडक्शन में परिवर्तन होता है तो समाज में परिवर्तन आता है, समाज में डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। ये थे कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स के हमने अभी 3 कॉन्सेप्ट पढ़े, अभी 3 कॉन्सेप्ट और पढ़ेंगे हम आने वाले वीडियो पे। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कार्ल मार्क्स की बुक्स, हमने पढ़ा फ्रेडरिक एंजल्स, हमने पढ़ा हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, हमने हीगल का आइडियलिज्म पढ़ा, हमने देखा कि मोड ऑफ प्रोडक्शन क्या है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है, फोर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है। उसके बाद हमने देखा क्लास स्ट्रगल क्या है, क्लास कॉन्शियसनेस कि कैसे उसके अंदर चेतना आ जाती है, क्लास कॉन्शियसनेस देखा हमने। उसके बाद हमने देखा क्लास स्ट्रगल, उसके बाद हमने देखा रिवोल्यूशन कैसे आ रहा है। रिवोल्यूशन कैसे आ रहा है? 2 क्लासों के बीच क्लैश जब हो जाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने देखी। कुछ नई चीज़ें हमने जो अपने PYQs के माध्यम से देखी कि जैसे कि हिस्टोरिकल मेथड, हिस्टोरिकल और कंपैरेटिव रिसर्च मेथड किसकी थी? कार्ल मार्क्स की थी। मटेरियलिज्म को प्राइमरी किसने रखा? कार्ल मार्क्स ने, राइट। तो ये सारी चीज़ें हमने कॉन्सेप्ट के माध्यम से देखी। आई होप आप अपने नोट्स बनाते जा रहे हैं और जितने ज़्यादा PYQ जो सॉल्व करेंगे उतने ज़्यादा आपको नए कॉन्सेप्ट मिलेंगे। तो आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।